students, today we are going to study about the 6th chapter of class 8th and the chapter is industries. इस चैप्टर के 2 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं. आज हम 3rd पार्ट स्टडी करेंगे. इस पार्ट में हम इंडस्ट्रियल सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. इंडस्ट्रियल सिस्टम. द फंक्शनिंग ऑफ एन इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन अ सिस्टम नोन एज द इंडस्ट्रियल सिस्टम. कोई भी जो इंडस्ट्री होती है उसका काम करने का एक तरीका होता है जिसे हम इंडस्ट्रियल सिस्टम बोलते हैं. मतलब कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री को एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू ही चलाया जा सकता है. और इस सिस्टम में क्या क्या प्रोसेस होते हैं. दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स, प्रोसेसेस एंड आउटपुट. इस सिस्टम में इनपुट होता है, प्रोसेस होते हैं और आउटपुट होता है. तो सबसे पहले हम इनपुट के बारे में जानेंगे, फिर प्रोसेस के बारे में और फिर आउटपुट के बारे में. इनपुट्स क्या होते हैं. इनपुट्स इंक्लूड रॉ मटेरियल्स, सोर्सेज ऑफ पावर, लेबर, कॉस्ट ऑफ लैंड, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर. जैसे कि हम सभी ने कंप्यूटर में पढ़ा होगा, इनपुट होता है, इनपुट फिर प्रोसेस होता है, उसके बाद हमें आउटपुट मिलता है. तो इनपुट में वो सभी चीजें होती हैं जो कि हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं. जैसे कि जो भी इनपुट होगा फिर वो प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद तब हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट मिलते हैं. तो कोई भी इंडस्ट्री होती है उसमें कौन कौन से इनपुट्स होते हैं. रॉ मटेरियल होता है. बिना रॉ मटेरियल के हम कोई भी चीज बना ही नहीं सकते हैं. तो रॉ मटेरियल्स होते हैं. सोर्सेज ऑफ पावर. अब इंडस्ट्री जो है वो पावर पे ही रन करेगी, इलेक्ट्रिसिटी पे ही रन करेगी. लेबर होने चाहिए. कॉस्ट ऑफ लैंड, मतलब कि वो जो लैंड है उसकी कॉस्ट कितनी है. मशीनरी होनी चाहिए. ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए. तो ये सभी चीजें जो है वो इनपुट्स होती हैं इंडस्ट्रीज के लिए. Processes include a variety of activities which convert raw materials into finished products with the application of suitable technology. प्रोसेस में क्या होता है, बहुत तरह की एक्टिविटीज होती हैं जो कि अलग अलग टेक्नोलॉजी को यूज करके रॉ मटेरियल्स वो फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं. तो मतलब प्रोसेस क्या होता है, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल को अलग अलग टेक्नोलॉजी को यूज करके उन्हें फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के प्रक्रिया को ही हम प्रोसेस बोलते हैं. अब आउटपुट क्या होता है. आउटपुट इज द फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड द इनकम अर्न आफ्टर इट सेल. आउटपुट का मतलब है जो हमने इनपुट दिया है, जो भी रॉ मटेरियल था वो प्रोसेस हुआ और प्रोसेस होने के बाद वो फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है. तो जो यहाँ पे फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो आउटपुट होता है और उस फिनिश्ड प्रोडक्ट को हम जब बेचते हैं उसके बाद जो इनकम होती है वो भी आउटपुट का ही भाग होती है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है. इन अ कॉटन टेक्सटाइल मिल द इनपुट्स आर रॉ कॉटन, द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द फैक्ट्री, वेजेस पेड टू लेबरर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. एक कॉटन टेक्सटाइल मिल है जहाँ पर इनपुट्स दिए गए हैं कि रॉ कॉटन हो गया और फैक्ट्री को सेटअप करने की कॉस्ट हो गई, जो लेबर्स हैं उनके जो किराया हो गया वो हो गया और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है उसका भी कॉस्ट हो गया. ये सारी चीज़ें इनपुट में हैं. अब इसमें प्रोसेस क्या होता है. The main processes involved in manufacturing are ginning, spinning, weaving, dyeing and printing. ये प्रोसेस के पार्ट होते हैं कि इस तरह से जो कॉटन रॉ कॉटन है वो प्रोसेस होगा. सबसे पहले गिनिंग का मतलब क्या होता है कि जो कॉटन सीड्स होते हैं उनसे फाइबर को अलग करने के प्रोसेस को हम गिनिंग बोलें. स्पिनिंग क्या होता है, अब जो वो फाइबर अलग हुआ है उसे थ्रेड में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम स्पिनिंग बोलेंगे. वीविंग जो होता है, अब जो थ्रेड बना है उससे कपड़ा बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम वीविंग बोलते हैं. और डाइंग, जो कपड़ा बनकर तैयार हुआ है उसे जो कलर करते हैं वो डाइंग प्रोसेस होता है. प्रिंटिंग में क्या होता है, जो कलर्ड क्लॉथ होता है, जो रंगा हुआ अभी कपड़ा है उस पे अलग अलग डिजाइन, पैटर्न या मोटिव्स बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे प्रिंटिंग बोलते हैं. तो ये सब प्रोसेस का ही पार्ट है. द आउटपुट इज द क्लॉथ और गारमेंट यू वियर. और आउटपुट क्या होता है, वो फाइनल क्लॉथ होता है जो कि हम पहनते हैं. तो इस तरह से यहाँ पर ये प्रोसेस दिखाए गए हैं कि इनपुट में क्या क्या चीज़ें लगी, फिर उसे प्रोसेस किया गया और प्रोसेस करने के बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है जो कि आउटपुट है. इंडस्ट्रियल रीजन्स. इंडस्ट्रीज आर unevenly distributed in different continents as the factors which affect their location are not the same everywhere. मतलब कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उन सभी जगहों पर इंडस्ट्रीज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. कहीं पर इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा है, कहीं पर किसी एरिया में इंडस्ट्रीज बहुत कम है. तो जो फैक्टर्स होते हैं जो कि उनकी लोकेशन को अफेक्ट करते हैं उनकी वजह से इंडस्ट्रीज अलग अलग कॉन्टिनेंट में कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम देखने को मिलती हैं. इंडस्ट्रीज टेंड टू कंसंट्रेट इन अ फ्यू पॉकेट्स ड्यू टू सर्टेन फेवरेबल फैक्टर्स. और इंडस्ट्रीज का कंसंट्रेशन यानी कि इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा किसी एरिया में देखने को मिलती हैं
तो ये होता है कि कौन कौन से फैक्टर्स उस इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपको फैक्टर्स में हमने पढ़ाए थे कि कौन से फैक्टर्स इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करते हैं। अगर उस इंडस्ट्री को वहाँ पर डेवलप होने के सारे रिसोर्सेज मिल रहे हैं तो वहाँ पर इंडस्ट्री का कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा। एरियाज विच हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल रीजन। ऐसे एरियाज जहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है इंडस्ट्रीज का, उन्हें हम इंडस्ट्रियल रीजन बोलते हैं। द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स आर लोकेटेड इन टेम्परेट रीजन्स क्लोज टू कोल फील्ड्स और सी पोर्ट्स। जो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल रीजन देखने को मिलते हैं वो टेम्परेट रीजन्स में देखने को मिलते हैं, जो कि कोल फील्ड या सी पोर्ट्स के पास होते हैं। दीज आर द एरिया अराउंड द ग्रेट लेक्स इन ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट लेक्स के एरिया के आसपास भी इंडस्ट्रीज हमको देखने को मिलती हैं। द एरिया अराउंड द नॉर्थ सी इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप। वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में नॉर्थ सी के पास भी हमको बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल क्लस्टर देखने को मिलता है। ईस्टर्न यूरोप एंड अराउंड मॉस्को इन रसिया। ईस्टर्न यूरोप में और मॉस्को के आसपास के एरिया में भी इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं। ईस्टर्न एशिया इंक्लूडिंग जापान, चाइना एंड साउथ कोरिया। ईस्टर्न एशिया में जापान, चाइना और साउथ कोरिया में भी इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ इंडिया हैव डेवलप्ड इन द हिंटरलैंड्स ऑफ द पोर्ट्स ऑफ कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई के जो पोर्ट्स का हिंटरलैंड एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है इंडिया में। अब हिंटरलैंड्स क्या होता है ये आगे दिया है। द ब्रिटिश डेवलप्ड दीज क्लस्टर्स एज द हिंटरलैंड्स प्रोवाइडेड रॉ मटेरियल्स, पावर एंड अ मार्केट। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इन एरियाज को यानी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के जो हिंटरलैंड्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल्स मिलता है, पावर मिलता है और मार्केट मिलता है, जिससे कि इनकी जो सेलिंग है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, रिसोर्सेज भी आसानी से मिल जाते हैं। तो हिंटरलैंड वो एरिया होता है जो कि किसी पोर्ट के बैक साइड का एरिया होता है, जहाँ से हमें रिसोर्सेज मिल जाते हैं किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, और मार्केट भी होती है। तो इस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इन हिंटरलैंड एरिया को डेवलप किया, जिससे कि इनका बेनिफिट हो सके और ये इंडस्ट्रीज को काफ़ी अच्छे से रन कर सके। द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स इन इंडिया आर। अब इंडिया में कुछ इंडस्ट्रियल रीजन्स है वो यहाँ पे दिए गए हैं। द झारखंड बंगाल इंडस्ट्रियल रीजन, द मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन, द अहमदाबाद वडोदरा इंडस्ट्रियल रीजन, द मदुरई कोयम्बटूर बेंगलुरु इंडस्ट्रियल रीजन, द छोटा नागपुर प्लेट्यू इंडस्ट्रियल रीजन। तो ये सारे ऐसे इंडस्ट्रियल रीजन हैं जो कि हमको इंडिया में देखने को मिलते हैं, और इन सभी जगहों पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज हमको देखने को मिलती हैं। Iron and steel industry. The iron and steel industry provides the base for all other industries. जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो सभी इंडस्ट्रीज को बेस प्रोवाइड करती है। बेस प्रोवाइड करने का मतलब है मटेरियल्स प्रोवाइड करती है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड द बेसिक इंडस्ट्री, क्योंकि बाकी सभी इंडस्ट्रीज को ये मटेरियल्स प्रोवाइड करती है जिससे कि वो इंडस्ट्रीज रन होती हैं, एस्टैब्लिश होती हैं, तो इसीलिए इसे बेसिक इंडस्ट्री भी कहते हैं। द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स फॉर अदर इंडस्ट्रीज। स्टील, आयरन और स्टील इंडस्ट्री में जो मटेरियल्स बनते हैं, जो प्रोडक्ट बनते हैं, वो दूसरी इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल यूज किए जाते हैं। दस इट इज ऑल्सो नोन एज द फीडर इंडस्ट्री। इसीलिए इसको हम फीडर इंडस्ट्री भी बोलते हैं। मतलब आयरन और स्टील इंडस्ट्री को फीडर इंडस्ट्री भी कहा जाता है और बेसिक इंडस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि जो दूसरी इंडस्ट्री स्टैब्लिश होती हैं, रन करती हैं, वो यहाँ से बने हुए प्रोडक्ट्स को यूज करके रन करती हैं। The iron and steel industry is a heavy industry as it uses bulky raw materials such as iron ore and coal in large quantities and its finished products are also heavy. आयरन और स्टील इंडस्ट्री को हम हैवी इंडस्ट्री भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं वो काफ़ी हैवी यूज होते हैं। तो जैसे कि आयरन ओर हो गया या कोल हो गया, और काफ़ी लार्ज क्वांटिटीज में इन्हें यूज किया जाता है, और इससे जो प्रोडक्ट्स भी बनके तैयार होते हैं वो भी काफ़ी हैवी होते हैं, बड़े होते हैं, तो इसीलिए इसे हैवी इंडस्ट्री भी कहा जाता है। आयरन एंड स्टील हैव प्लेड अ मेजर रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन के ग्रोथ और डेवलपमेंट में आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दिस मेटल इज वाइडली यूज टू मेक मशीन्स, टूल्स एंड अ वैरायटी ऑफ ड्यूरेबल गुड्स ऑफ डेली यूज।
इस मेटल को यूज करके हम कई तरह की मशीनें बना सकते हैं, टूल्स बना सकते हैं, और ऐसे गुड्स मतलब जिनको हम डेली यूज में प्रयोग करते हैं, डेली यूज किया जाता है जिन्हें, और जो कि बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, बहुत लंबे समय तक चलते हैं। तो ये मेटल काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होती है और कम प्राइस में भी मिल जाती है, जिसकी वजह से ये जो है बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है। द इनपुट्स फॉर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर। अब आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए इनपुट्स क्या क्या दिए गए, कौन कौन सी चीजें इसमें लगेंगी इसे प्रोड्यूस करने के लिए। आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, मैग्नीज, लेबर, कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो ये सारी चीजें चाहिए और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। ये इनपुट्स होते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री में। अब प्रोसेसेस कौन से हैं? द प्रोसेसेस इंक्लूड रिफाइनिंग आयरन ओर, मतलब कि इसमें हम आयरन ओर को रिफाइन करेंगे। मतलब आयरन ओर इम्प्योर होता है, उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं जिसे हम प्रॉपर आयरन के तौर पे यूज नहीं कर सकते, उसे हमें प्योर करना पड़ेगा, रिफाइन करना पड़ेगा। एंड मेकिंग स्टील, और स्टील बनाना इसके प्रोसेस में आता है। आयरन ओर इज यूजुअली स्मेल्टेड इन अ ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ओर को स्मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है। द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज आयरन एंड स्टील, और आउटपुट क्या होता है, इसमें जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं वही आउटपुट होते हैं। तो इसमें आयरन और स्टील हमको मिलता है। द मोल्टेन आयरन आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द आयरन ओर इज ईदर कूल्ड और मोल्डेड टू मेक पिग आयरन। जो मोल्टेन आयरन होता है, जो पिघला हुआ आयरन होता है, उसे आयरन ओर से सेपरेट किया जाता है, और सेपरेट करने के बाद या तो उसे ठंडा करते हैं या फिर उसे मोल्ड करके पिग आयरन में कन्वर्ट करते हैं। पिग आयरन क्या होता है? पिग आयरन जो है वो एक क्रूड आयरन होता है, और जो कि ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ओर को स्मेल्ट करके क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है। और पिग आयरन, इसमें हाई कार्बन कंटेंट होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ब्रेकेबल होता है, आसानी से टूट जाता है। इसमें कार्बन कंटेंट जो है वो 3.5 से 4.5% तक होता है। आयरन इन द फॉर्म ऑफ स्टील इज इम्पॉर्टेंट ड्यू टू इट्स हार्डनेस, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। जो आयरन है वो स्टील के फॉर्म में जब हम उसे यूज करते हैं तो वो स्टील जो होती है वो काफी ज्यादा हार्ड होती है और बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होती है। तो मतलब काफी लंबे समय तक चलती है वो स्टील। The production of steel is about 80 crore tons, while the production of the next most important engineering metal, aluminium, is just 2 crore tons. जो स्टील है उसका प्रोडक्शन है 80 करोड़ टन का, और जो एल्यूमिनियम है उसका प्रोडक्शन है 2 करोड़ टन का। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से आयरन और स्टील इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो करी, बहुत ज्यादा विकसित हुई है। दिस वॉज ड्यू टू द रिलेटिवली लो कॉस्ट ऑफ मेटल एंड इट्स वाइडर यूटिलिटी। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो मेटल है ये लो कॉस्ट में मिल जाता है और बहुत ज्यादा यूज में आता है। सिंस द इंडस्ट्री वॉज बेस्ड ऑन बल्कि रॉ मटेरियल्स, इट डेवलप्ड मोस्टली इन एंड अराउंड माइनिंग एरियाज और एट प्लेसेस वेयर रॉ मटेरियल्स कुड बी इजिली ब्रॉट। क्योंकि मतलब कि ये जो इंडस्ट्री होती है वो ऐसे एरियाज में लगाई जाती है जो कि माइनिंग एरियाज होते हैं, क्योंकि माइनिंग एरिया से वो बल्कि मटेरियल को आसानी से इंडस्ट्रियल एरिया तक पहुंचाया जा सकता है, या फिर जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये जो है वो रॉ मटेरियल के एरिया के आसपास ही स्टैब्लिश किया जाते हैं, इनके बल्कि होने की वजह से, हैवी होने की वजह से। Many countries have developed iron and steel mills. बहुत सारी कंट्रीज ने आयरन और स्टील मिल्स को इस्टेब्लिश किया है और डेवलप भी किया है। Some of them have their own raw materials, और कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर रॉ मटेरियल उनकी ही कंट्री में अवेलेबल है, while others imported, और ऐसी कंट्रीज जहां पे इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए रॉ मटेरियल नहीं है वो दूसरे देशों से रॉ मटेरियल को इम्पोर्ट करते हैं। यूएसए हैज अ नंबर ऑफ स्टील प्रोड्यूसिंग रीजन्स। यूएसए में बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहां पे इसे प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि अल्बामा, पिट्सबर्ग, लेक इरी रीजन, मतलब इरी जो झील है उसके आसपास का एरिया, एंड मिड अटलांटिक स्टेट्स। ये ऐसे एरियाज है यूएसए के जहां पर आयरन और स्टील इंडस्ट्री रन करती है। In India, most of the iron and steel mills are located close to the centers of raw material supply. मतलब भारत में जो ये इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई है वो रॉ मटेरियल के एरिया के आसपास ही लगी हुई है। These centers also have the advantage of cheap labor supply and a dense network of transport. भारत में जहाँ कहीं भी ये इंडस्ट्रीज है वहां पर आसानी से सस्ता लेबर मिल जाता है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा है।
द मेन सेंटर्स ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन आर जमशेदपुर, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, कुल्टी, भद्रावती, सलेम, विशाखापट्टनम एंड विजयनगर। भारत के ये एरियाज हैं जहां पर बहुत ज्यादा स्टील और आयरन इंडस्ट्री देखने को मिलती है। The annual steel production in India has increased from about 1 million ton in 1947 to about 120.29 million tons in 2021 to 22। भारत में जो आयरन और स्टील का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है वो 1947 में 1 मिलियन टन था, जो कि 2021 से 22 में 120.29 मिलियन टन हो गया। मतलब इतना ज़्यादा इसका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। तो इसका प्रोडक्शन इसलिए इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है क्योंकि एक तो ये बेसिक इंडस्ट्री है या फिर फीडर इंडस्ट्री है, जो कि बाकी सभी इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश होने के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए इसका इतना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा है, इतना ज़्यादा इनका कंजम्पशन बढ़ा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।